यूपी में हिंदुओं की राजनीति करने वाले नेता अक्सर धर्मांतरण का मुद्दा उछालते रहते हैं। उनका एक ही बयान होता है कि देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है और जल्दी ही हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएंगे। अब ऐसा ही एक बयान देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिया है। किरण रिजिजू ने आज ट्वीट करके कांग्रेस को लताड़ा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बनाना चाहती है। कांग्रेस के 3 दिन पुराने आरोप की खबर के साथ रिजिजू ने ट्वीट किया और कहा कि हिंदू कभी धर्मांतरण नहीं कराते, इसीलिए उनकी आबादी कम हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने बेमतलब से एक स्टेटमेंट दिया कि अरुणाचल प्रदेश को मोदी जी हिंदू राज्य बनाने जा रहे हैं। इस देश में सब धर्म के लोग रहते हैं, किसी एक राज्य को आप किसी एक धर्म के लिए कैसे बना सकते हैं? अरुणाचल के लोग प्यार से एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो कांग्रेस ने ये जो कहा है कि अरुणाचल को हिंदू राज्य बना रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। वैसे आज तक किसी हिंदू ने अरुणाचली को हिंदू में कन्वर्ट किया ही नहीं है, तो आप कैसे हिंदू राज्य बनाने का बात करते हैं? ये बहुत गलत बात है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, थोड़ी देर में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी जुड़ेंगे, घनश्याम तिवारी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे, मौलाना मकसूद अल हसन काजमी जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया इंडियन इमाम काउंसिल के, वो हमारे साथ हैं, और विनोद कुमार बंसल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद, वो हमारे साथ हैं। सुधांशु मित्तल जी, क्या गृह राज्य मंत्री का इस तरह का बयान देना ठीक है? वो किसी एक धर्म विशेष को या अल्पसंख्यकों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दीपक जी, जो भी ये इल्जाम लगाता है उसकी विकृत मानसिकता से ग्रस्त है, क्योंकि आपने जैसे खुद ने दिखाया, ये उस कथन पे किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया थी जहां अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस के सचिव, जिनका नाम है मिकी लोलिन ने वहां पे ये इल्जाम लगाया कि मोदी जी जो है अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं। अब ये इल्जाम क्यों लगाया? ये इल्जाम इसलिए लगाया ताकि क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों में अल्पसंख्यकों के मन में एक दहशत, एक भय, एक खौफ पैदा हो जाए कि भाजपा को रोक लेना चाहिए, नहीं तो यहां पे भी हिंदू राज्य बना दिया जाएगा, यानी कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ। वही सवाल तो वही प्रोपेगेंडा तो गृह राज्य मंत्री भी करना चाहते हैं। प्रदेश के सुनिए मैं वही आपसे बता रहा हूं कि गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं, और अरुणाचल प्रदेश का तो सत्य ही कुछ अलग है। जहां कांग्रेस ये कहती है कि वहां पे भाजपा अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बनाना चाह रही है, वहां कांग्रेस ने उल्टा करा है। उसने अरुणाचल प्रदेश की हिंदू जनसंख्या का धर्म परिवर्तन करवा के वहां पे इसको एक क्रिश्चियन राज के कागार पे खड़ा कर दिया है। अब आपको कुछ सत्य मैं बताना चाहता हूं। 2001 के अंदर वहां की क्रिश्चियनों की जनसंख्या जो थी 18.7% थी, जो कि सिर्फ 10 साल के अंदर 2011 तक पहुंचते पहुंचते 30.26% हो गई। 12% की बढ़ोतरी एक विशेष धर्म की जब हो जाए किसी वहां पे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि धर्म परिवर्तन कितना हो रहा है। और आपको एक सत्य और बता देता हूं, आज हम 2017 में बैठे हुए हैं तो वहां पे क्रिश्चियन समुदाय की जो जनसंख्या है वो 42% हो चुकी है। जहां तो कांग्रेस एक तरफ ये करवा रही है, इस हद तक धर्म परिवर्तन करवा रही है वहां पे उस राज्य का, वहां की डेमोग्राफी चेंज करवा रही है, और वहां पे दूसरी तरफ इल्जाम क्या लगा रही है? चुनाव देखते समय हम इसे हिंदू राज बनाना चाहते हैं। ऐसे नापाक, ऐसे बेबुनियाद और ऐसे जिसको कहते हैं आक्रोशित करने वाले बयान के खिलाफ किरण रिजिजू जो कि वहां के सांसद हैं, उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा यह बिल्कुल विकृत मानसिकता का कांग्रेस ने परिचय दिया ये इल्जाम लगा के, और उन्होंने उसके सत्य सामने रखे अरुणाचल के प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और ये कहा कि ये तो हिंदू
कि मानस के ही विपरीत बात हो रही है, क्यों हिंदू मानस धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये होता तो जनसंख्या कैसे कम होती जाती 3% में। अगर जो समुदाय धर्म परिवर्तन करवा रहा हो, हिंदू राज्य की स्थापना कर रहा हो, वो समुदाय, तो उसकी तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी या घटेगा वो समुदाय। लेकिन सवाल ठीक है, मैंने आपका तर्क माना, लेकिन सवाल यह है आलोक शर्मा जी, गृह राज्य मंत्री अरुणाचल के एक परिप्रेक्ष्य को, अरुणाचल के एक संदर्भ को आखिरकार राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बना रहे हैं? क्या चुनाव को ध्यान में रखें, उत्तर प्रदेश के पोलराइजेशन को ध्यान में रखें? दीपक जी, पूरी तरह से पांचों राज्यों के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो पहला चरण का मतदान हुआ, उससे जो इनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई, उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय क्या, इनके गृह मंत्री क्या और तमाम प्रवक्ता क्या जिस तरह का वार्तालाप कर रहे हैं, जिस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं हताशा की परिचायक है। मैं जानना चाहता हूं किरण रिजिजू साहब को कि वो एक बार बताएं महिला सुरक्षा के मामले में, क्योंकि गृह राज्य मंत्री है, क्या हुआ है पिछले 5 साल में? नॉर्थ ईस्ट कहां हुआ है? नौकरी क्या हुई? नौकरियों की कोई 5 साल में 2.5 साल आपके भी। सर मैं वही कह रहा हूं सर, मान लीजिए 2.5 साल बोले तो चलता है सर, 3 साल लगभग हो जाएंगे 2 महीने के बाद। क्या हुआ विकास का, क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट का? कोई एक स्टेटमेंट तो दीजिए। आप केवल और केवल ट्वीट करते हैं, फिर आपका नजदीक का कोई आदमी मीडिया के लोगों को बताता है कि साहब वो ट्वीट कर दिया, आप जरा उसको उठा लीजिए। ये देश का गृह मंत्री कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे केवल ये बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि सब हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है। मुझे पिछले 3 साल में एक कानून, कोई चीज ऐसी बता दीजिए जिससे जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कोई आपने पहल की हो। पूरे देश के लिए अगर कोई चिंता का विषय, उसके ऊपर आपने कौन सी पहल की है? आप नहीं बताएंगे। आप कह रहे हैं कि साहब इन्फिल्ट्रेशन की वजह से आपने तो तमाम वर्षों में वोट मांगा है कि बांग्लादेशी माइग्रेंट आ गए। गृह राज्य मंत्री आज देश को बताएं कितने माइग्रेंट्स वापस गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि साहब धर्मांतरण हुआ, वो वहां पर ऐसा हो गया, फिर वहां पर ऐसा हो गया। पिछले 3 साल में जबरदस्ती धर्मांतरण का अगर एक भी FIR पूरे देश में हुआ हो तो गृह राज्य मंत्री बताएं, लेकिन आप वो नहीं बताएंगे बात। अगर कहीं पर हुआ है तो उस पर एक्शन लीजिए, उसको आप मीडिया में उछाल कर नहीं, आपने कहीं उसका काउंटर कर रहे हैं सुधांशु भाई, गलत क्या कर रहे हैं? सर मैं वही कह रहा हूं, आपने जो कहा उसका काउंटर कर रहे हैं। अगर एक FIR जबरदस्ती धर्मांतरण से ज्यादा मुद्दे घर वापसी के हैं। अगर मैं घर वापसी की बात करूंगा तो क्या वो ठीक रहेगा? मेरे पास तारीख कि कौन सी तारीख पर यह हुआ है, लेकिन क्या ये विषय गृह मंत्री को उठाना चाहिए? ठीक है। अरे भाई सारी ताकत आपके पास, एक्शन क्यों नहीं लेते आप लोग? कांग्रेस ने अगर धर्मांतरण वहां पर कराया तो कांग्रेस के कितने लीडर्स को आपने जेल में डाला? दीपक जी इनसे पूछिए अरुणाचल में बयान क्यों दिया? दीपक जी बताइए, अरुणाचल में आपने रिवाल सवाल सबसे पहले तो इन्होंने आप लगाइए, इनसे पूछिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में पोलराइजेशन की कोशिश नहीं की। 3 दिन पहले बयान की शुरुआत कांग्रेस से हुई है। देखिए मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन्होंने जिस तरह से किया कि बात हिंदुओं की और वहां पर कोई हक की बात नहीं की, वही तमाम चीजें अरुणाचल में शुरू की। कुछ तथ्यों को लेकर जिस तरह से वहां पर वक्तव्य आया कि आप इस तरह का काम नहीं करें। आप बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो चीज कांग्रेस की तरफ से गलत हुई है, और अगर कांग्रेस की तरफ से गलत हुई है, आपकी सरकार है, वहां पर आप एक्शन लेते। लेकिन गृह राज्य मंत्री ट्वीट करे, फिर एक अधिकारी मीडिया वालों को बताए कि साहब ट्वीट हो गया, आप जरा उसको उठा लीजिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। आप कुछ भी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ हो गया। चलिए ठीक है, आप उत्तर प्रदेश चुनाव तक नहीं जाते हैं। मेरे पास वापसी के आंकड़े हैं तारीख के अनुसार। सुधांशु कहां घर वापसी हुई है? सुधांशु जी, ये विषय नहीं, सुधांशु जी, लेकिन ये विषय नहीं। घर वापसी तो होनी चाहिए, तो कराइए ना, उनको वापस आने कांग्रेस के पेट में राशन कार्ड के लालच में नहीं होनी। नहीं, लालच देकर के हिंदू धर्मांतरण नहीं कराता। चलिए विनोद जी हिंदू धर्मांतरण में विश्वास करता ही नहीं है। विनोद जी, सुधांशु जी, सवाल यहाँ पर ये है कांग्रेस का कौन सा नाम है बता दीजिए, बार बार आप FIR उठा रहे हैं। आप बताइए गृह राज्य मंत्री हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए उकसा रहे हैं, घर वापसी के लिए उकसा रहे हैं, खुद गृह राज्य मंत्री कानून तोड़ रहे हैं। क्या बात है दीपक जी, मैंने फिर कहा जिसका निष्कर्ष ये कोई निकाल रहा वो विकृत मानसिकता से ग्रस्त। विकृत मानसिकता देश के गृह मंत्री की है। सुना कि कांग्रेस आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप किसी को भी विकृत मानसिकता अरुणाचल प्रदेश में
अरे विकृत मानसिकता उस गृह मंत्री की है जो धर्म और जाति के नाम पर ट्वीट कर रहा है। बिल्कुल अगर है तो मुझे अपनी बात रखने का हक है या नहीं है? बिल्कुल है हक, लेकिन आप अपनी बात दीपक जी शब्दावली का मैं यहाँ पे विनोद दीपक जी मैं यहाँ पे अगर हम लोग सभ्यता से चर्चा करते सभ्यता हमें नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जी को सभ्यता है दीपक जी, अगर आप इनको रोक सकते हैं, जाहिर पने से मैं नहीं करने वाला हूँ, बाकी सब जाहिर। ये इनकी टिपिकल आदत है, ये बीच में बोल के ये करने वाले। अगर आप इनको रोक सकते हैं मानसिकता तो नहीं बोलेगा कोई बीच में। दीपक जी आप बता दीजिए, हम लोग सभ्यता से करेंगे, शिष्टता से करेंगे, इनकी तरह जाहिलता से करेंगे? तय कर लीजिए पहले। नहीं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी बारी पे बोले। सुधांशु जी जवाब दीजिए, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। विनोद बंसल जी भी बैठे हैं और मौलाना साहब भी बैठे हैं। जिस बंसल जी भी बैठे हैं और मौलाना साहब भी बैठे हैं। जिस विकृत मानसिकता, जिस गिरी हुई मानसिकता से कांग्रेस ने यह बयान अरुणाचल प्रदेश में दिया ताकि पोलराइजेशन हो जाए, दूषित वातावरण हो जाए, उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। मैं हैरान हूं, कहते हुए शर्म नहीं आती कांग्रेस को कि हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। हमने तो तथ्य सामने रखे, मंत्री पर लग रहा है, उन्होंने तो तथ्यों को मोड़ा, मंत्री पर सही लग रहा है। जो किया गया है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखा गया। आप क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? बदतमीजी आप कर रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं। दीपक जी आलोक जी जाहिलता से चर्चा करना चाहे मैं नहीं कर सकता। विकृत मानसिकता आप कहेंगे, जाहिल कहेंगे तो जरूर रोकूंगा बीच में। अपनी बार में आप मोदी जी से सब इस तरह की घटिया शब्दावली सीख रहे हैं। मैं इनकी तरह चिल्लो पिल्लो नहीं, मोदी जी से सीख रहे हैं आप सब लोग। आलोक जी प्लीज, कभी बाथरूम कहीं कुछ, कभी प्लीज मोदी जी सिखा रहे हैं इनको सबको। प्लीज ये ऐसे रिक्वेस्ट है आप सबसे। जी सुधांशु जी कंप्लीट करिए। तथ्य मैंने 3 सवाल पूछा, आपने एक उत्तर नहीं दिया। जाहिलों के साथ वार्तालाप नहीं। कितने बांग्लादेशी मुस्लिम वापस गए बताइए, उत्तर दीजिए। हमेशा आप हिंदू मुस्लिम पे चुनाव करते हैं। यहाँ पे दीपक जी धारा 370 का नाम मोदी साहब के 3 साल जवाब दे रहे हैं। आप भी सवाल पूछ सकते हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दें। क्या गृह राज्य मंत्री हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए उकसा रहे हैं? देश के अंदर ये इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान बीजेपी वहां पे हिंदू राज्य बनाना चाहती है। आपने ये इल्जाम क्यों लगाया? सिर्फ एक ही कारण से, एक उद्देश्य से कि यहां का राजनीतिक वातावरण जो है वो दूषित हो जाए। आपकी मानसिकता में झूठ बोलना एक सर्वोपरि है। 18% से जनसंख्या 30% पहुंच जाए और उल्टा इल्जाम लगाते हैं कि ये हिंदू राज्य बनाया जा रहा है। कमाल के लोग हैं। अब यहां प्रश्न एक और आता है, कांग्रेस ये क्यों कर रही है? कांग्रेस इसलिए कर रही है कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। इस समय उसके सामने एक ही उम्मीद नजर आती है कि हम किसी तरह भी अल्पसंख्यक का वोट जो हमसे दूर भाग गया था, हम पे अविश्वास रख के गया था, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ दें, चाहे हम राजनीतिक गिरावट का अपनी परिकाष्ठा दिखा दें। अब इनको ये मंजूर हो, इनको ये हो, इनके लिए मुबारक, हमें क्या लेना है? हम सिर्फ सत्य का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। सत्य का स्पष्टीकरण अरुणाचल का करा कि अरुणाचल के अंदर उल्टा हुआ है। ये कह रहे हिंदू राज्य बनाना चाह रहे हैं, वहां हिंदू जनसंख्या कम हो गई, क्रिश्चियन जनसंख्या बढ़ गई और अब 42% होने के बाद वो जो है बहुल्य बन गई है। ठीक है, सत्य है। और जो इन्होंने करवाया हर एक को पता है। नाबम तुकी की सरकार ने वहां पे धन परिवर्तन कैसे करवाया हर एक को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आलोक जी मैं 3 चीज, बुनियाद आपसे पढ़ी है, बुनियाद कांग्रेस से पढ़ी है, मानेंगे इस बात को? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से नहीं मांगूंगा। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर कोई अपने धर्म परिवर्तन करना चाहता है, दूसरे धर्म को मानना चाहता है, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। इन्होंने दूसरी बात कही, अरे सुन लीजिए ना आप लोग, हिंदुओं के ठेकेदार, रुकिए सुनिए। नहीं, आप मुझे बता दीजिए, विश्व हिंदू परिषद में 20 साल में हिंदुओं के लिए क्या किया है? आप बता दीजिए। जो 70 साल तक अरे देश को बेच कर खा गया, वो हमसे पूछ रहा है। मैं समझता हूं, हमसे पूछ रहा है। अरे शर्मा जी, शर्म आनी चाहिए कम से कम। आप मुझे नहीं बोलने देंगे, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। देखिए मैं नहीं, आप ठीक है, डिबेट ऐसे चलेगी। दोबारा बोल रहा हूँ। नहीं, आप मुझे बताइए, 70 साल से कौन लूट के खा के चला गया, उसको जेल में क्यों नहीं डाल रहे? नहीं, आप बीच में बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। कोई बोलेगा मैं उसको रोकूंगा, केवल यही काम करूंगा। आलोक जी नाराज यही काम किया। दीपक जी, विश्व हिंदू परिषद के आप ठेकेदार बने बैठे, आप सुन तो लीजिए, में भी ये बात कर रही है, सुन तो लीजिए ना। अधिकारों पर हमेशा इन्होंने कुठाराघात किया है। बताइए, हिंदुओं की आबादी 84% थी, आखिरकार 79% कैसे रह गई? ये विश्व हिंदू परिषद के नकली जिम्मेदार है, क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदार है इसके लिए। विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदार है। 9.8% थी, तो 14% कैसे हो गई? कहां से आई?
कहां से आई शर्मा जी? शांत रहूंगा। शर्मा जी जवाब देना पड़ेगा आपको। आप 70 साल तक शासन में रहे, हिंदुओं का दमन किया, अब हम बहुसंख्यक होने के बावजूद भी आज तक राम मंदिर नहीं बना सके जन्मभूमि पर। आखिरकार आप जैसे पार्टी जो है ना, ये देश को बेच के खा रही है। राम जन्मभूमि मामला कोर्ट में। एक मिनट, मुझे मौलाना साहब को बात करना पड़ेगा। मौलाना साहब, क्या ये हकीकत है कि मुसलमान सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कराते हैं? अनफॉर्चुनेटली मुझे हिंदू मुस्लिम पे आना ही पड़ रहा है, क्योंकि बहस को आपकी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने, सॉरी आलोक शर्मा जी की पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। पहली बात तो किरण रिजिजू एक देश के जिम्मेदार मंत्री दीपक जी, मुझे नहीं बोलने दिया गया, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। देश के जिम्मेदार। मुझे केवल ये बताइए, जब मेरा टर्न था तो वीएचपी को चांस क्यों दिया आपने? नहीं, मैं नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए। साहब को रोक के दिखा दीजिए जरा, मुझे बताइए। मैं रोक तो दिया मैंने, रोक तो दिया मैंने, रोक तो दिया मैंने। मुसलमानों को रोक सकते? अरे साहब, रोक तो दिया मैंने। मेरे लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, मेरे लिए 4 गेस्ट और किसी को नहीं बोलने दूंगा। मैं कांग्रेस ने हमेशा से हिंदुओं का दमन किया। आप ये सोचकर टीवी चैनल पर बैठ केवल ये बता दीजिए, देश के चुनावों को प्रभावित कर दोगे, ये आपकी गलत बात है। आप विश्व हिंदू परिषद हमेशा से लग्गू बन जाए बीजेपी का, बीजेपी हारेगी। कितनी बार कह दिया बीजेपी हारेगी बहुत बुरी तरह से। निकाला क्या? अच्छा, पूरी डिबेट में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अच्छा विनोद जी, आलोक विनोद जी जैसे लोग हट गए, अब कोई निष्कर्ष। भैया ठंडा पानी मंगवाइए, दोनों को पिलाइए, आलोक जी को भी पिलाइए और विनोद जी को भी पिलवाइए। अरे क्या भड़का रहे हैं आप? हमेशा इन्होंने दमन किया। मैं भी हिंदू हूँ और आपसे बड़ा हिंदू हूँ। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और इससे आपसे बड़ा हिंदू हूँ मैं। हनुमान जी आप जैसे लोगों को तो आप लोग कपटी और जाली हिंदू हैं। आप विश्व हिंदू परिषद के नाम पर दुकानें चलाते हैं अपनी, इसके आगे कुछ नहीं है आपका। आपसे बड़ा हिंदू हूँ मैं, गौ माता की पूजा करता हूँ मैं। देश को चला दिया, देश को चला दिया। इटली के इशारे इटली पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। लफाजी के अलावा कुछ नहीं किया आपने। हिंदुत्व का नुकसान किया। ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी मंगाइए, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब मैं इस टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करने की कोशिश करता हूँ, बात हो सके ये। तो देश में हिंदू धर्मांतरण नहीं कराते, सिर्फ दूसरी कम्युनिटी के लोग कराते हैं, दूसरे धर्म के लोग कराते हैं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का यह बयान ठीक है। मौलाना साहब, मैं आपको फिगर बताता हूं। 2011 में 2001 में हिंदू की आबादी 80% थी, 2011 में हिंदुओं की आबादी 79.8% रह गई। मुसलमानों की आबादी 14% थी, अब हो गई है, पहले 13.4% थी और अब हो गई है 14.23। तो फिगर्स बताते हैं मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और वो भी तेजी से। देखिए, आपने फिगर बताया, मैं भी फिगर बताता हूं। 2011 में इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन से पहले इन्होंने पोलराइज करने के लिए वो डाटा दिया था। उसी डाटे के मुताबिक हिंदू आबादी इसका तनासुब 1.4 था 2001 से लेकर 2011 तक, जबकि इनके मुताबिक, जबकि मुसलमानों का 202.2 था। इस देश में इस हिसाब से अगर इस रेशियो को माना जाए तो इस देश में 2220 में, मतलब से 200 साल के बाद मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो पाएंगे। और उस वक्त मुसलमानों, इस देश की आबादी कितनी हो जाएगी? 3264 करोड़। क्या यह मुमकिन है? जबकि इस देश में पानी खत्म हो रहा है, दुनिया खत्म होने वाली है, डूम्सडे आने वाला है, कयामत आने वाली है, पानी भी खत्म है, लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, मुसलमानों का जो ये वो दे रहे हैं, उसमें मुसलमानों की आबादी का तनासुब गिर रहा है। 1900 से 2001 तक उनका तनासुब ज्यादा था, 29 पॉइंट था, लेकिन 2001 से लेकर के 2011 तक वो पॉइंट बहुत गिर गए हैं, 24 ही रह गए हैं। इसका मतलब है आबादी की जहां पर एजुकेशन गिर गए हैं, 24 ही रह गए हैं। इसका मतलब है आबादी की जहां पर एजुकेशन नहीं होती है, हेल्थ केयर नहीं होता, तो वहां पर आबादी हिंदू मुस्लिम सबकी बढ़ रही है। और ये जो कह रहे हैं किरण जेजी जैसे, आपने तो पॉपुलेशन कंट्रोल का भी माना ही नहीं। क्या आपने पॉपुलेशन कंट्रोल का भी माना ही नहीं? हम तो मानते ही नहीं। जब ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ना, जब ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो हमारा जवाब यही है कि इस देश का सबसे बेहतर हल पॉपुलेशन के बढ़ने में ही है। लो, मैं कहता हूं, ये देखो, मैं मानता हूं, ये देखो। चलिए, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की बात आपका तर्क हो सकता। अगर ये सीरियस बहस करें, संजीदा बहस करें, तो बात मुसलमानों का हाईजेक मत करिए। सुधांशु मित्तल जी हिंदुओं को डराते हैं वोट लेने के लिए। सुधांशु मित्तल जी कोई फिगर देना चाहते हैं? सुधांशु जी बोलने नहीं दिया गया। देखिए साहब, ये कह रहे हैं ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं, ठेकेदार नहीं है।
ये तो धोखा दे रहे हैं। इस देश का हिंदू हमारे दिल में है और अक्सरियत इनके साथ नहीं है। क्या बात। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में इस्लामिक बैंकिंग ले आए। औरतें, आप कह रहे हो मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए, उनके ही लिए इन्होंने 4000 रुपए दे दिए। इसका मतलब है इस्लामीकरण नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। और ये हमारे साथ बैठ करके इस्लामिक बैंकिंग की बड़ी मुखालफत करते थे। एक लफ्ज भी आया हो इस्लामिक बैंकिंग के खिलाफ, इसका मतलब ये है। मौलाना साहब, दूसरा मुद्दा है, बिल्कुल दूसरा मुद्दा है। सुधांशु मित्तल जी, आप मुझे बताइए, मौलाना साहब कह रहे हैं दीपक जी एक तथ्य जी, चलिए तथ्य बतला दूं बस मैं। दीपक जी, मौलाना साहब ने पता नहीं कौन सी स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखी, 2011 की हो गलत है। मैं तो जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, जो मैं बोल लूं जरा साहब, मुझे आपसे ज्यादा पता है, थोड़ा सा कम बोले प्लीज, मेरी बात रखने दे मुझे। सबसे ज्यादा हम ही जानते हैं। 1951 से लेकर 2011 तक का पॉपुलेशन का डेटा है। ये 2011 तक का पॉपुलेशन का डेटा है। देखिए 1991 में जब सेंसस हुआ था पार्टीशन के बाद, तो हिंदू पॉपुलेशन थी 84.1 और मुस्लिम पॉपुलेशन थी 9.8, ये रखा। और आज के दिन 9.8 हो गई 14.23, 50% जो है उसमें इजाफा हुआ है। और हिंदू 84 से लेकर 79.8 हो गई, 84.1 से 79.8 हुआ। ये तथ्य मेरे भाजपा के नहीं है, ये तथ्य किसी के नहीं है, ये जो ऑफिशियल सेंसस हुआ है उसके तथ्य। दीपक जी, तो जब हम आप पाबंदी लगा दीजिए ना, आपके पास सरकार, आप क्यों नहीं करते हो? मैं आपको वक्त दूंगा। इस देश में चुप तो रहिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी अपना धर्म अपने मुताबिक कर सकता है, कोई परिवर्तन कर सकता है। जैसे आप अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हो, वैसे हर इंसान, हर हिंदुस्तानी को हक है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक। मौलाना साहब, आपको परेशानी, मौलाना साहब देखिए, फिर हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा। धर्मांतरण नहीं करेंगे, घर वापसी कराएंगे, उसका नाम आप धर्मांतरण नहीं रखेंगे और कहेंगे कि हर हिंदुस्तानी हिंदू है, और लेकिन मुसलमानों को बांग्लादेश भेजेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे। आपका हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कहता है जब सब हिंदू है इस देश में तो पाकिस्तान क्यों भेजते हो, विदेश में क्यों भेजते हो मुसलमानों को? मौलाना साहब, हो गया। सुधांशु जी, प्रश्न यहां पे जो फिर मैं कह रहा हूं, ये प्रश्न कहां से उठा? कांग्रेस ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक जहर का बाण छोड़ा अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे कि हिंदू समुदाय का धर्मांतरण हो रहा है। मेरे बात का जवाब नहीं दिया। उल्टा इल्जाम लगाया कि ये जो है इसको हिंदू राज्य बनाया जा रहा है, जहरीला बाण छोड़ा। मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, उस जहरीले बाण पे जो है हिंदुस्तान के गृह मंत्री, जो उसी प्रदेश के सांसद हैं, उन्होंने स्पष्टता से सारी चीजें रखी। उन्होंने कहा सत्य जो है, सत्य ये है कि हिंदुस्तान, वहां पे अरुणाचल प्रदेश में हिंदू राज्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां पे तो रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है, रिवर्स कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है। और उन्होंने कहा आप कहते हो हिंदू धन परिवर्तन कर रहा है, हिंदू की जनसंख्या कम हुई, और जो मैंने आपके सामने दिखा दिया 51 से लेकर आज तक। ठीक है, सुधांशु जी, अब आप रिपीट कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, स्वामी को बुला लोगे, बांग्लादेशी तस्लीमा नसीम को बुला लोगे, वो विदेशी नहीं है क्या? वो हमारे देश का खा नहीं रहे हैं? आप कुछ सठिया गए क्या? कैसे जहरीली बात करते हैं? क्यों सभ्यता कैसे बात करते हैं? भाई वाह, आप कोई सभ्य चर्चा नहीं कर सकते। आप बांटने की कोशिश करो तो आप आलोक शर्मा जी का टर्न है। आप देश को बांटने, आलोक शर्मा जी का टर्न है। आप मुसलमानों को काटने की बात करें, आप दानिश्वर हैं। आपके पार्टी का एमपी मुसलमानों को खत्म करने की बात करता है, पाकिस्तान भेजने की बात करता है, मुझे ऑडियो कट करना पड़ेगा। आप अच्छा नहीं लगेगा, ऑडियो कट करना पड़ेगा। आलोक शर्मा जी, खोले के जहरीली बात बीजेपी वालों को बोलने नहीं। बोलिए साहब, बोलिए आप बोलिए। आप अपने समाज को धर्म संसार कर रहे हैं, इतनी जहरीली नहीं, आप और बोलिए। जहरीला शब्द हिंदू मुस्लिम और बोलिए। आलोक शर्मा जी, बीजेपी के साथ वो जहरीला शब्द और 2-4 बार इस्तेमाल कर लेंगे, अच्छा रहेगा। नहीं, लेकिन उन्होंने जो बात कही उसमें गलत क्या है? वो तथ्य दे रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं। मैं तथ्य दे रहा हूँ सर, इसमें मैं कर लेता हूँ ना, मुझे बोलने नहीं दीजिए। अब बोलिए सर, आप ही बोलिए। सुधांशु जी, एक मिनट में आपके पास फिर आऊंगा। आलोक जी, जवाब दीजिए। नहीं, आप रुक ही नहीं रहे हैं। वो देश के सामने रख के एक कागज और उठा लीजिए, एक आध कागज कोई और हो वो भी ले लीजिए। आपके आंकड़े सब नो जोक नहीं,
आलोक जी नोक झोंक। नहीं, आप सब बिल्कुल सबको बात क्यों को जाहिल बताते हैं, आप चुप नहीं होते बोलने से। अपनी तहजीब दिखाइए। अरे सब तहजीब आप सीखिए ना, बोलने की जरूरत नहीं है। आप सबको जाहिल बताते हैं। आलोक जी देखिए, मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि 2001 और 2011 अगर आंकड़े देखेंगे तो मुस्लिम्स की जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है, और ये सही बात है कि 0.5% कम है। ये ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं। कुछ लोगों को अगर अनपढ़ लोगों को समझ ना आए तो वो अपना मुस्कुराने बैठ के। दूसरी चीज, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है। इसके आंकड़ों को पढ़ भी लीजिए सुधांशु जी, इस पन्ने को अपनी तरफ करके देख लीजिए। 2.9 से 2.4% पे डेकेडल जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, वो मुस्लिम्स का 0.5% कम हुआ है। मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं मौलाना साहब की इस बात का भी खंडन करता हूं कि आबादी बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। बिल्कुल नहीं होगा। आबादी पे कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन 3-4 चीजें जो यहां पर आई हैं, इकोनॉमिक टाइम्स अरे सर सुनिए, तो इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटर के क्या कह रहे हैं, मैं उससे बात नहीं रखता हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, पिछले 3 साल में हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने क्या एक भी मेजर शुरू किया है? क्या मोदी साहब के तमाम भाषणों में उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन नियंत्रण में हो एक शब्द भी कहा गया है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक भी नई योजना लेकर आए हैं? आप केवल बयान देते हैं, आप बयान देकर चले जाते हैं। आप इमरजेंसी के टाइम को बार बार गाते हैं, लेकिन उसके दौरान लिए गए कदमों के किसी भी आधार को आप लेकर आगे बढ़ते हैं? नहीं बढ़ते हैं। आप कहते हैं साहब वो कांग्रेस ने धर्मांतरण करा दिया, नवाम तुकी ने करा दिया। आप नाम ले रहे हैं। अरे भाई, नवाम तुकी अभी मुझे मिले थे दिल्ली में कुछ दिन पहले। आप उनके खिलाफ FIR करके उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते? आपने कहा कि साहब बांग्लादेशी हिंदू पाकिस्तान मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में घुस गए हैं, और आपने तमाम वोट मांगे आसाम के चुनाव में। कितने आसाम से आपने मुस्लिम जो बांग्लादेश से आए थे उनको वापस भेजा? एक को भी नहीं भेजा। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, दिल्ली के आप पुश्ते जमुना पुश्ते के ऊपर राजनीति करते रहे, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, हिंदू मर जाएंगे। आपने कितने बांग्लादेशियों को? चले ठीक है आलोक जी विनोद बंसल पंडित आपने कश्मीर भेजे। कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई महिला सुरक्षा फ्री फॉर ऑल मत करिए, फ्री फॉर ऑल मत करिए। बताइए विनोद जी, जवाब दीजिए। देखिए प्रकाश, अपने दीपक जी, मैं एक बात रखना चाहता हूं। 1952 में देश ने जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपायों की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के बाद में सन 2000 में जाकर के एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण करने के लिए और एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग के गठन के बाद भी उसमें यह लक्ष्य था कि 2.1% हम सकल प्रजनन दर रखेंगे, और जिसका लक्ष्य 2045 तक पूरा कर लेंगे। नीति बनी, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, कुछ जगह जोर जबरदस्ती हुआ। अल्टीमेटली क्या हुआ? हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई, और जहां हम 5 हमारे 25 थे वो वहीं वहीं कंटिन्यू किए। बात ये नहीं है, बात ये देखिए, जहां तक अरुणाचल प्रदेश की बात है, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1951 में जहां 99.21% हिंदू थे, जहां पर के आज जो है 2011 की जनसंख्या में 67% रह गए। 2 आंकड़े और बताता हूं आपको मैं। जहां हिंदुओं की जनसंख्या पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 80% से नीचे आई है, वही उसकी अर्बन डेमोग्राफी है जो है वो 75% से कम हुई है। जो शहरी क्षेत्र है वहां पर हिंदुओं की आबादी 75% से कम हुई है। अगर आप उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की शहरी आबादी पहली बार 66% से भी नीचे आई है। आखिरकार ये आंकड़े क्या करें भाई? हम आपसी राजनीति में कहीं बोलते रहे, लेकिन मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में नहीं बोलेंगे। प्लीज मेरी बात को पूरा होने दो। इन आंकड़ों की बात कर समझिए, मैं आंकड़े 2011 के उस शर्म की बात है। अरे शर्म की आबादी घट रही है। अरे शर्म को आप क्या कर रहे हैं? मैं वही तो बात कर रहा हूँ महाराज, आप जैसे लोगों के कारण साक्षी महाराज जैसे लोग छोड़ शर्मा जी मैं बयान देते हैं कुछ। देखिए फिर बीच में बोल साक्षी महाराज दूसरों को नसीहत दिखाते हो, संसद हो। देखिए दूसरों को नसीहत दिखाते हो और हिंदुओं को आतंकवाद सवाल पूछा, उनको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। मुझे बताइए आखिरकार जवाब दे कांग्रेस, ये आंकड़े क्या कर रहे हैं? आखिरकार ये जो जनगणना के आंकड़े हैं, मुझे और एक और बताइए। देखिए असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, इनके सीमावर्ती इलाकों में चले जाइए, कुकरमुत्तों की तरफ बढ़ रहे हैं ये जो आपके मदरसे, और वहां पर आतंकवाद के अड्डे बन रहे हैं। एक बात और बताऊं, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर तहजीब से बात करनी चाहिए। सुनिए, उपमन्यु कमेटी में इसका ऑब्जेक्शन लेता हूं। उस उपमन्यु कमेटी में तमीज से बात करना चाहिए। के ऊपर तमीज का दायरा न छोड़ा जाए। नहीं बिल्कुल तमीज का दायरा नहीं छोड़ा जाए। इस तरह की टिप्पणी जायज नहीं है। विनोद जी तमीज का दायरा नहीं दीपक जी, जिस मदरसों का धर्म नहीं लेना देना, मदरसों का धर्म नहीं लेना देना, बिल्कुल मदरसों का धर्म नहीं लेना देना। देखिए अगर कहीं आतंकवादी घटना होती है और आप उसको अगर धर्म से जोड़ते हैं, बीजेपी के 11 मंत्री, परसों ही 11 मंत्री, बीजेपी के 11 पदाधिकारी
मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में ISI के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए कौन है देशद्रोही? उपमन्यु हजारिका कमेटी की रिपोर्ट थी, वो क्या करती है रिपोर्ट? वो रिपोर्ट जवाब दे दीजिए। 11 पदाधिकारी जहां तक ISI के लिए 2-2 पैसे पर अपना दीन और ईमान बेचते हुए पकड़े गए। देखिए, क्या वो मुसलमान है? मैं शर्मा जी से पूछना जवाब दीजिए। बार बार उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ देशद्रोही कौन है? मैं कहता हूँ ठीक है, बीजेपी की सरकार ने नहीं किया होगा, ये मैं उनसे ही मांग करता हूँ, क्या मांग करते हो? चाहिए, लेकिन कम से कम 70 साल आप कुछ भी नहीं करोगे, आप खामोश रह जाते हो। आखिरकार उसने क्या कर दिया? आखिरकार बढ़ाया किसने? पुरुलिया आपके ऑफिस के अंदर एक भी मुसलमान नहीं है। कौन है वो लोग? इन्वाइट किसने किया? आपने क्यों? बीजेपी की सरकार ने, एडवाणी जी ने उस जमाने में पुरुलिया आर्म्ड रॉबरी केस में लोगों को क्यों वापस भेज दिया? हिंदुओं को आतंकवादी क्या नहीं थे वो? उनको क्यों छोड़ दिया? पीछे बोलने लगे, ऐसे तो डिबेट नहीं होगी। तमीज से बात होनी चाहिए ना। मैं बिल्कुल आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल शांति से बात कर रहा था। पेट्रोलियम लीक में छोटी सी बात है, जिन लोगों का लॉजिक खत्म हो जाता है चिल्लाने लग जाते हैं। क्या वो मुसलमान है क्या? जिन लोगों का लॉजिक खत्म हो जाता है वो चिल्लाने लग जाता है। मुसलमान है क्या? अच्छा, मौलाना साहब, शांति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्यों नहीं बननी चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। आखिरकार इन सब चीजों का समाधान एक है। आखिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब लोगों को बना दें। और मैं कहता हूँ विरोध बंसल जी, मोदी जी से कहिए ना, बना दे। मैं तो कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, पूरी पार्लियामेंट को कह रहा हूँ, सारे राजनेताओं से कह रहा हूँ, अकेले मोदी जी का मतलब इसका मेरे लिए तो सब एक से हैं। मोदी जी हो या शर्मा जी हो, मोदी जी अलग बात है। शर्मा जी हिंदुओं को हिंदू नहीं मानते, वो अलग बात है। मोदी जी मानते हिंदू। मैं तो कहता हूँ सभी सरकारों को, सभी संसद सदस्यों को मिलकर के समान जनसंख्या नीति अपनानी चाहिए। और ये मौलाना साहब को समझाना पड़ेगा, जो जनसंख्या के विस्तार में विश्वास करते हैं हमेशा। हम 5 हमारे 25 से विश्वास करते हैं। काम किया, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ के लिए पैसे दिए, और आपके बकौल मुसलमानों में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो मुसलमानों ही को फायदा कर रहे हैं। मोदी जी की जय कर रहा हूं। उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग को भी दे दिया, उन्होंने वो इस्लामिक बैंकिंग भी कर दी जो कांग्रेस 10 साल से नहीं कर सकी। तो ये मोदी जी क्या करेंगे? इस्लामिक बैंकिंग आ गई। मौलाना साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी इस्लामिक बैंक खोल गया हिंदुस्तान के अंदर, एक भी इस्लामिक बैंक खोल गया तो समझ लीजिए अंदर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, और इसीलिए आपका कोई मोटिव नहीं है अलावा हिंदू मुस्लिम बंटवारे के। अच्छा, असउद्दीन ओवैसी ने इस बयान से ठीक उलट बयान दिया है। क्या आपको नहीं लगता सुधांशु मित्तल जी, बात रख लो अपनी, चाहे ओवैसी हो चाहे साक्षी महाराज हो, ये सब वही कर रहे हैं जो बीजेपी प्लान कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? दीपक जी, यहां पे चर्चा क्या है और तर्क क्या क्या दिए जा रहे हैं? यहां चर्चा नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण की तो थी नहीं, यहां डेमोग्राफी चेंज की थी। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता का कुतर्क सुने। प्रश्न ये है, यहां हम क्यों चर्चा कर रहे हैं कि जो डेमोग्राफी बदल रही है, क्या वो देश के हित के लिए है? क्यों? मैं बोल लूं जरा, मेरी बात रखिए। जी जरूर बोले। हर एक देश को ये चिंता होती है कि अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो वो बदल क्यों रही है? अगर किसी अल्पसंख्यक का ग्रोथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर बहुसंख्यक का डिक्लाइन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसके पीछे तथ्य क्या और क्या होना चाहिए? मैं आपके सामने एक ही चीज ध्यान दिलवाना चाहता हूं। विश्व भर में क्योंकि बहुसंख्यकों का एक दबाव रहता है, तो अल्पसंख्यक एक समाज एक हमेशा मांग करता है कि यहां पे धर्म परिवर्तन निषेध एक कानून होना चाहिए, ताकि डेमोग्राफी में बदलाव ना आए, उनको वो सुरक्षित रहें। आप जानते हैं विडंबना हिंदुस्तान में उल्टा है। हिंदुस्तान में यहां बहुसंख्यक समाज ये कह रहा है कि एक धर्म परिवर्तन निषेध एक कानून होना चाहिए। उसकी खिलाफत कौन कर रहा है? उसकी खिलाफत अल्पसंख्यक समाज कर रहा है। आपको लगता नहीं है ये विचित्र चीजें हो रही हैं? क्या घर वापसी धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हो, कोई दिक्कत नहीं, उनको उत्तर देंगे। किसी को भी एक सभ्य समाज, जरा मैं खत्म कर लूं, किसी एक सभ्य समाज में हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को चुनने की आजादी है, लेकिन अगर वो प्रलोभन में हो, अगर वो दबाव में हो, वो लालच में हो, वो भय में हो, तो कोई सभ्य समाज इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे धर्म परिवर्तन निषेध कानून की खिलाफत देखिए कौन कर रहा है। वो इनकी पार्टी करती है, कांग्रेस की पार्टी, वो सब लोग इसकी खिलाफत करते हैं। मेरा कहना है, जो जिस समय डेमोग्राफी चेंज हो रही है और जिससे एक शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं, वहां पे ये जात पात की या धर्म की राजनीति छोड़ के देश हित में,
ठीक है सुधांशु जी, उठाने मैं चाहिए। उत्तर देना ठीक है सुधांशु जी, कौन चाहेगा? देखिए, ठीक है सुधांशु दो जी, एक आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही। आलोक शर्मा जी जवाब। देखिए, इन्होंने डेमोग्राफी की बात कही, बहुत अच्छी बात है कि डेमोग्राफी चेंज होती है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, लेकिन डेमोग्राफी यहां पर भी चेंज हो रही है कि पॉपुलेशन पिरामिड पूरा उल्टा हो रहा है। हमारी यंग पॉपुलेशन ऊपर जा रही है, उनकी जॉब्स की भी चिंता होनी चाहिए। अगर वो जॉब्स नहीं मिलेंगे तो वो एसेट जो है, वो जो मोदी जी फार्मूले बताते हैं ना 3D 4P 5S पता नहीं कौन कौन से, वो सारा उल्टा हो जाएगा। और यंग पॉपुलेशन को अगर जॉब नहीं मिलेगी, 2 करोड़ का अगर वायदा करेंगे और 1.5 लाख भी जॉब नहीं देंगे तो देश के लिए वो ज्यादा घातक है। देश के लिए घातक ये ज्यादा है कि आप हिंदू मुस्लिम की आबादी को लेकर चर्चा करना शुरू कर दें। देश के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जनसंख्या नियंत्रण पर अपने क्या कदम उठा रहे हैं। आप केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखकर आप बयान दें, आप फिर तमाम तरह के आंकड़े लेके बैठ जाएं। अरे भाई, मुस्लिम्स में भी अगर आबादी बढ़ रही है, अगर मदरसों की भी संख्या बढ़ रही है, तो क्या मदरसों में ठीक काम हो रहा है कि नहीं, ये देखने का विषय, देखा जाना चाहिए। लेकिन आप केवल राजनीति करें और चले जाएं, ये गलत होगा। आपने कहा साहब प्रलोभन, आप बताइए ना कहां प्रलोभन है। आप बिल्कुल जो लोग प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रहे हैं उनको जेल, मशीनरीज क्या करती है? बिल्कुल मैं कह रहा हूं प्रलोभन देती है। सर, ना ना आलोक जी, सर मैं मानता हूं बात को, सर मैं आ रहा हूं ना, उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। दीपक साहब, दीपक साहब मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। अगर ऐसी चीज है तो उसको रोकिए ना, आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? गुजरात में क्या हुआ था, बनासकांठा जिले में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, आपने क्यों नहीं रोका उसको? आपके यहां पर भी हुआ, हमारे समय पे भी हुआ होगा। क्रिश्चियन मिशनरी अगर अपना काम ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तो विश्व हिंदू परिषद के ठेकेदार क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं स्कूल खोलते वहां पर जाकर ट्राइबल एरिया? आप बताइए ना, मध्य प्रदेश के ट्राइबल 70 साल पर चले गए। मुझे बता दीजिए, विश्व हिंदू परिषद ने, अरे भाई आप मुझे नहीं बोलने देंगे। विश्व हिंदू परिषद ने मध्य प्रदेश में आखिरी स्कूल कब और कहां खोला था, जरा बताइए ट्राइबल एरिया में। विश्व हिंदू परिषद ने बताइए, 55,000 बताइए ना, फिर वही काम आप, मैं फिर वही कहूंगा, केवल आप राजनीति क्रिश्चियन, अगर से अधिक विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, अरे आप क्या बात कर रहे हो? आपको पता ही नहीं देश के अंदर क्या हो रहा है। लोग विश्व हिंदू परिषद बिना एक नए पेशा ओवैसी हिंदू मुस्लिम की स्टेटमेंट आप जैसी सरकार, लेकिन सुधांशु जी उस पर स्टेटमेंट नहीं देंगे। मुझे बताइए ना, ओवैसी वाले स्टेटमेंट पर आपका क्या है? अधिक विद्यार्थी आप बताइए, ओवैसी जो स्टेटमेंट देता है, ओवैसी आपको प्रमोट करता है, आप ओवैसी को प्रमोट करते हैं, क्या कर रहे हैं? ओवैसी को तो प्रमोट पिछले 3 साल में जितना हिंदू मुस्लिम आप लोगों ने किया, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना हाउस पर आपके नेता, अरे भाई मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आपको, आतंकवादियों को सपोर्ट कह रहा हूँ, आपके सपोर्ट में आप खड़े होते हैं। हो गया, बहुत झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या आतंकवादी नहीं है? क्या बात कर रहे हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर? तो अब तो सारी परी हो चुकी, क्या बात कर रहे हो? अच्छा एक मिनट, बहस गर्म है। और चूंकि उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों समेत 5 राज्यों के चुनाव सर पर है, तो इसलिए ज्यादा शोर शराबा इस मुद्दे पर हो रहा है। और शायद इसीलिए कांग्रेस ने अरुणाचल में और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली में इस बयान को उठाकर एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। टुनाइट में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए उद्धव ठाकरे का विशेष इंटरव्यू।